थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, वेयर वी कंट्रोल, वेयर वी प्लान, ऑर्गेनाइज, डायरेक्ट एंड कंट्रोल द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फिर वहां से आगे बढ़े, हम गए फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ। व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग? फिर वहां से आगे बढ़े, हम चले गए फाइनेंशियल डिसीजन की तरफ, जहां हमने 3 डिसीजन, उसके साथ 3 केस स्टडी भी की, और तीनों केस स्टडी एक एक बार पेपर में आई। ठीक है जी, चलो फिर वहां से आगे चले गए। आप लोग घर में अलका धवन की बुक से उसके साथ की केस स्टडीज पक्का कर लेना, 100% उसकी केस स्टडीज पेपर में आएगी, इसलिए आप कर लेना। आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं ना, अब ये थ्योरेटिकल टॉपिक नहीं है, इट इज समहाउ प्रैक्टिकल टॉपिक। यहां पे हम कुछ प्रैक्टिकल पढ़ेंगे बिजनेस स्टडी में, जो कि रिलेटेड होगा किसके साथ? रेशियो एनालिसिस के चैप्टर के साथ। ठीक है जी, आ जाओ। आज का टॉपिक जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर। लिखो मेरे साथ आप। आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है कैपिटल स्ट्रक्चर। फटाफट जल्दी से, कैपिटल स्ट्रक्चर, STRUCTUR। चलो ठीक है जी, बस बैठ जाओ, बहुत हो गया। कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे, और हाँ, हम ये देखेंगे कि कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर एक कंपनी के लिए फायदेमंद है। पहले तो व्हाट इज द कैपिटल स्ट्रक्चर वो पढ़ेंगे, उसके बाद व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर वो पढ़ेंगे, और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका है वो है विच कैपिटल स्ट्रक्चर इज बेनिफिटेड फॉर अ कंपनी, विल गिव बेनिफिट टू द कंपनी। ठीक है जी, वो निकालना सीखेंगे हम, और उसके पीछे के इफ एंड बट्स को पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बस ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद छोटा सा एक टॉपिक और है, जिसमें हम लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड शॉर्ट टर्म दोबारा से कोई पढ़ते हैं, और चैप्टर खत्म। आप ये देखो कि 15 नंबर में से 10 नंबर इस चैप्टर में आता है, तो हम 10 नंबर खत्म करने वाले हैं सीधे थोड़ी देर के बाद। ठीक है जी, तो जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें तो आप लिखो फटाफट, कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है जल्दी से। Capital structure refers to बिजनेस में नहीं। ओके, लिख दो, कोई बात नहीं। कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द मिक्स बिटवीन ऑनर्स फंड एंड बोरोड फंड। नोटबुक नहीं खुली अभी तक, नया तो किया वो नोटबुक खोल जल्दी से। क्या है, क्या नाम है? हाँ, वो हीरोइन है, इसलिए मैंने नाम लिया। ठीक है, मुझे याद है उसका नाम। लिखो, कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू जल्दी लिख, रेफर्स टू मिक्स बिटवीन ऑनर्स फंड एंड बोरोड फंड। मिक्स बिटवीन ऑनर्स फंड एंड बोरोड फंड। अच्छा, थोड़ा समझ में ना आए तो एक डेफिनेशन और लिखो, और कैपिटल स्ट्रक्चर मींस, और करके डाल दो दूसरी डेफिनेशन, दोनों में से कोई भी लिख देना। कैपिटल स्ट्रक्चर मींस द proportion of debt and equity used for financing the operation of a business. दूसरी वाली डेफिनेशन थोड़ी ज्यादा डिटेल में है। कैपिटल स्ट्रक्चर मींस the proportion of debt and equity used, किसके लिए? Used for financing the operation of the business। अब यहां वर्ड आया proportion, उसका मतलब होता है रेशियो। लिख लो ब्रैकेट में, वही प्रोपोर्शन के ऊपर क्या मतलब होता है इसका मीनिंग? रेशियो मींस द रेशियो बिटवीन डेट एंड इक्विटी। सिंपल सी कहानी, और इसका फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है।
कैपिटल स्ट्रक्चर इज इक्वल टू डेट अपॉन इक्विटी। इसका फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है, कैपिटल स्ट्रक्चर इज इक्वल टू डेट अपॉन इक्विटी। लिख लो आप। ओके, ये तो कितना सिंपल टॉपिक हो गया, ऑलमोस्ट खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन यहां जो क्वेश्चन उठता है वो ये लिखो, नाउ द क्वेश्चन इज, नाउ द क्वेश्चन, एक मिनट, नाउ द क्वेश्चन इज, अभी क्वेश्चन पता क्या उठता है यहां पे, विच फंड कंपनी हैज, लिखो which fund company has to use in its capital structure, in its capital structure. But before we calculate that, we have to consider some important points. We have to consider some important points. Point number 1. Debt and equity differ in cost and risk. Debt and equity differ in cost and risk. Hello? Hey, stand. नंगे पर घूरे बताओ, बीमार हो जाएंगे, जब लेके जाओ सिविल हॉस्पिटल, पैसे हमारे लगेंगे, ठीक है जी। हाँ, क्या बोला मैंने, डेब्ट एंड इक्विटी आर डिफर इन कॉस्ट एंड रिस्क, ठीक है जी। लिखो इधर इसके आगे, डेब्ट इन्वॉल्व्स, नेक्स्ट पॉइंट में, डेब्ट इन्वॉल्व्स लेस कॉस्ट बट it is risky. जो डेप्ट होता है, उधार का पैसा, डेप्ट होता है उधार का पैसा, इसमें कॉस्ट जो होती है वो कम होती है, लेकिन रिस्क जो होता है, रिस्क वो ज्यादा होता है। डेप्ट का पैसा कम कॉस्टली है लेकिन रिस्की बहुत है। और जो इक्विटी का पैसा होता है, लिखो, इक्विटी का पैसा ये कॉस्टली ज्यादा होता है पर रिस्की कम होता है। आगे लिख लो, इक्विटी फंड जो है, इक्विटी इज मोर कॉस्टली बट लेस रिस्की है। क्या अच्छा, कॉस्ट थीटा लिख दिया, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है। आई मेरी बात सुनो, इधर आई मेरी बात समझ आपको, ये पहले लिख दो आप, हम इन पॉइंट को कंसीडर करने की बात देखेंगे, ठीक है। आगे लिखो नेक्स्ट लिखो आगे, टू कैलकुलेट द बेस्ट, इसी में आगे, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, टू कैलकुलेट द बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर company has to consider a structure which maximize the value of equity shares
which maximize the value of equity shares and hence increase the worth of shareholders. Not worth, increase the wealth of shareholders. ठीक है जी। एक अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर वो है जिससे शेयर्स की वैल्यू मार्केट में बढ़े और शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़े। मतलब जो उसकी कंपनी के मालिक हैं वो और अमीर होते चले जाए, वही एक अच्छा स्ट्रक्चर होता है। और उनके अमीर होने के लिए शेयर्स की वैल्यू का मार्केट में बढ़ना बहुत जरूरी है। आई बात समझ? लेकिन अब फिर वही बात आ गई, कैसे कैलकुलेट करें? हाउ डू वी कैलकुलेट करें? हाउ डू वी कैलकुलेट करें कि भैया सही कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा है, कैसे कैलकुलेट किया जाए? तो लिखो आगे आप, जनरली लिखो, जनरली हाउ डू वी कैलकुलेट करें? लिखो, जनरली कंपनीज यूज अ सिस्टम called financial leverage system. FINANCIL financial leverage, LEVERAGE, क्या बोलेंगे इसको? leverage system, which is also called trading on equity. फाइनेंशियल लिवरेज को भी फिर से इसी को बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, which is also called trading on equity. इसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ठीक है जी, तो मैंने बंद नहीं किया इसको। ओके, ऐसे बेड़ा कर होगा इन लोगों का, देखना। चलो आ जाओ। तो हम कर रहे थे, कंपनीज जनरली यूज फाइनेंशियल लिवरेज सिस्टम टू कैलकुलेट द बेस्ट फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। हो गया रेडी? आ जाओ। अब ये होता क्या है, देखो इसको कौन से समझना, ये है क्या? इसे बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ये होता क्या है? तो लिखो, फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू डेप्ट अपॉन इक्विटी। फिर वही सेम चीज आ गई। अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, ठीक है? FL इज इक्वल टू फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू डेप्ट अपॉन इक्विटी। सर वही घूम के दोबारा वापस आ गए, यहीं से चले थे और यहीं पे वापस आ गए। लेकिन सुनना, अब काम की बात लिखना आप, ठीक है? लिखो अब एक एक पॉइंट के अंदर। पॉइंट नंबर 1, विद डेप्ट फंड, डेप्ट का मतलब उधार का पैसा, विद डेप्ट फंड company's earnings and funds increases. With that fund, company's earnings and funds increases because debt is a cheaper source of finance. Because debt is a cheaper source of finance, but Shanti, but it is very risky. But it is very risky. But it is very risky. अब लिखो वेरी इंपॉर्टेंट, वहां लिखो पहले वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाली लाइन जो लिखने वाले। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मोर डेट विल इंक्रीज, मोर डेट विल इंक्रीज द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी
अब सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखवाने वाला हूं, समझ में नहीं आएगी जब तक इसका एग्जाम्पल नहीं करेंगे, तब तक समझ नहीं आएगी। लेकिन लिखो, क्या लिखा हमने? only when the rate of investment, the return on investment, only when the return on investment is more than the rate of interest on debt. इस पूरी लाइन को अंडरलाइन करो, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेब्ट। बात समझ में आई? हेलो, सुनो मेरी बात करने का मौका नहीं था इसके अंदर, आप मिस कर जाओगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम एक कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर की बात सीख रहे हैं, मालूम है? आप बहुत बड़ी बात सीख रहे हो इस टाइम। एक कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड किया जाता है कैसे? हमने कहा एक सिस्टम यूज किया जाता है जिसे बोलते हैं क्या? फाइनेंशियल लीवरेज सिस्टम, एफएल सिस्टम। उसका फॉर्मूला क्या होता है? डेप्ट ओवर इक्विटी। हम ये मानते हैं कि डेप्ट का फंड चीप है लेकिन रिस्की ज्यादा है, और जो इक्विटी फंड है वो एक्सपेंसिव है लेकिन रिस्की कम है। तो डेप्ट के फंड के बढ़ने से, सुनो, अगर कंपनी डेप्ट का फंड बढ़ाती है तो कंपनी की इनकम इंक्रीज होती है, कंपनी की इनकम बढ़ती है, कंपनी का अर्निंग बढ़ती है। लेकिन उसके पीछे एक कंडीशन है, पता क्या कंडीशन? अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हाट वी आर पेइंग ऑन डेब्ट से ज्यादा होगा तो ही कंपनी की अर्निंग बढ़ेगी, अदरवाइज कंपनी की अर्निंग डेब्ट फंड से घटेगी। अरे सुनो, मैं 10 बार रिपीट करता हूं बात को। हमने कहा ये बस सच है कि उधार का पैसा लेने से कंपनी की अर्निंग्स बढ़ती है क्योंकि उधार का पैसा सस्ता होता है। सुन लो प्लीज कान खोल के, बाकी बाद में करना ये लेन आदान प्रदान। रुको, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उधार का पैसा लेने से कंपनी की अर्निंग बढ़ती है, क्यों? क्योंकि उधार का पैसा सस्ता होता है। लेकिन उसके साथ एक कंडीशन है, क्या? ओनली एंड ओनली इफ द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट is more than the return on interest, the rate of interest which you are paying on debt। यानी अगर एक कंपनी की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 15% है, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर एक कंपनी की 15% है और उस कंपनी ने जो उधार पे पैसा लिया उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है तो ही कंपनी प्रॉफिट कमा सकती है, कंपनी की अर्निंग बढ़ेगी। लेकिन अगर ये केस पलट गया, मान लो ये 12 हो गया और ये 15 हो गया, तो फिर डेप्ट फंड जो है, डेप्ट फंड कंपनी के लिए महंगा पड़ जाएगा। फिर एक बार, तीसरी बार, उधार का पैसा लेने से कंपनी की इनकम इंक्रीज होती है क्योंकि उधार का पैसा सस्ता होता है। द डेप्ट फंड इज अ चीपर सोर्स ऑफ अ फाइनेंस। व्हेन अ कंपनी टेक मोर डेप्ट फ्रॉम द मार्केट, company's income can increase, but there is a condition behind that, and the condition is that return on investment of a company must be more than the rate of interest that the company is paying for the debt। आई मेरी बात समझ? अगर ये केस ऐसा हो गया तो समझ लो फिर कंपनी क्या हो जाएगी? लॉस में जाएगी, फिर कंपनी की अर्निंग्स घटेंगी, बढ़ेंगी नहीं। अब इसी बात को प्रूफ करने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिसमें हम ये टॉपिक प्रूफ करेंगे कि अगर ROI माने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI का मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर कंपनी की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और कंपनी का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो कैसे कंपनी की इनकम धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। और उल्टे वाले केस में अगर कंपनी की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है और कंपनी का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो फिर कंपनी की इनकम घटती चली जाएगी, चाहे कंपनी ने उधार का पैसा क्यों ना लिया हो। इसका मतलब ये हुआ, ऑल इन ऑल बात ये हुई कि जब हम कंपनी डिसाइड करती है अपना कैपिटल स्ट्रक्चर तो कंपनी हमेशा बोरोड फंड लेना चाहती है, क्योंकि वो क्या होता है? बोरोड फंड कम कॉस्टली, सस्ता। लेकिन उसके पहले कंपनी को दो बातें अपने आप को देखनी पड़ती है, क्या? कि कंपनी की ROI क्या है, मतलब
क्या रेट देना है इसके ऊपर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और दूसरा कंपनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। उस चीजों को जज करने के बाद ही डिसाइड किया जाता है कि कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा। आप मेरी बात समझिए आप क्लियरली, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। मैंने 5 बार समझा दिया, पेपर में आता ही क्वेश्चन, वो भी 6 नंबर में। फिर नहीं कहना बताया नहीं, ठीक है। 6 मार्क्स में आता है, लेकिन कैसे, लेट अस डू द एग्जांपल। लिखो फॉर एग्जांपल, आ जाओ। अब हम एग्जांपल कर लेते हैं इसका, ताकि बात और ज्यादा समझ में आ जाए जिसके ना आई हो। वैसे तो आगे यही मुझे लगता है, लेकिन चलो एग्जांपल से रेशियो एनालिसिस की तरह नहीं है। वो चैप्टर ही वही है, मैंने बोला आपको लिंक हो जाएगा, वही चैप्टर है। निकल आपने बताया ठीक है, बात करेंगे फिर से बोलो। याद पढ़ाओ सर आप एग्जांपल। हाँ आ जाओ, लिखो लिखो एग्जांपल नंबर 1। ठीक है ना, रिपीट बोल दिया। आप क्या करना, ऐसे अपने पेज को 3 हिस्सों में बांट लो। वैसे ऐसे करते अच्छा लगता है क्योंकि टाइट हो जाएगा। हाँ ऐसे करो, अच्छा है। ऐसे 3 करो, 1 2 3। इसको लिख, हेलो शिवानी बस करो। सेवानी। हाँ एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3। लिख लो ऐसे, ठीक है, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन हम करेंगे तो एक ही साथ आ जाएगा सारा कुछ, फिर अलग अलग पेज में नहीं करना पड़ेगा। हो गया, चलो लिखो। पहले एग्जाम्पल में एक, ये अलग अलग एग्जाम्पल ले रहे हैं, अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर्स हैं एक कंपनी के, उसके एग्जाम्पल को हम खर्च वो कर रहे हैं। इस कंपनी की टोटल कैपिटल है, इस कंपनी की टोटल कैपिटल है ₹50 लाख। ठीक है जी, इस कंपनी की टोटल कैपिटल है ₹50 लाख, और उसके अंदर, इसी के अंदर इक्विटी कैपिटल है, हेलो बस करो यार, मैं इंपॉर्टेंट बात करवा रहा हूं, तुम मस्ती कर रहे हो, नॉनसेंस, घर बैठ जाते। और इक्विटी कैपिटल है वो भी ₹50 लाख, जो कि किस तरीके से आई, 5 लाख शेयर्स, ₹10 का एक। ठीक है, और इस कंपनी की बोरोड कैपिटल है, बोरोड कैपिटल बोलो कितनी होगी, नहीं, ठीक है जी, 0 हो गई, है ही नहीं कुछ, है ना, क्योंकि टोटल 50 है, सारी की सारी 50 है। और इस कंपनी का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, टैक्स है 30%, टैक्स कितना है 30%, और अर्निंग, अर्निंग मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो है हमारे पास, इंटरेस्ट और टैक्स के पहले वो है कितना, ₹7 लाख। ये पहली कंपनी की कंडीशन है। अभी सॉल्व नहीं कर रहे इसको, अगली लिख लो, सेकंड वाले में आ जाओ। एक दूसरी कंपनी है, उसकी टोटल कैपिटल है ₹50 लाख, और इस कंपनी की इक्विटी कैपिटल है ₹40 लाख, और ये है 4 लाख शेयर, ₹10 का एक। ठीक है जी, इक्विटी कैपिटल। और इस कंपनी की डेब्ट कैपिटल है, डेब्ट कैपिटल है 10 लाख, और इस पे इंटरेस्ट रेट है 10%। ठीक है जी, इंटरेस्ट रेट है 10%, और अर्निंग, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज इक्वल टू ₹7 लाख। ठीक है जी, आ जाओ। उसके बाद एक तीसरी कंपनी, ये तीसरी कंपनी है, अच्छा इसमें भी टैक्स रेट डाल दें, टैक्स रेट, टैक्स रेट तो रह गया, टैक्स रेट डाल दो, सबका सेम ही चलेगा। टैक्स रेट 30%, इसका भी टैक्स रेट है 30%। ठीक है, आ जाओ। फिर तीसरी कंपनी, इसकी भी टोटल कैपिटल ₹50 लाख, इसकी भी इक्विटी कैपिटल ₹30 लाख,
30 लाख की कैपिटल है और शेयर्स कितने हैं? 3 लाख इंटू 10। तो बोलो डेब्ट कैपिटल कितनी रही होगी? 20। वेरी गुड। ठीक है जी। और इसका भी इंटरेस्ट रेट जो है वो है 10%, और इसका टैक्स रेट है 30%, और ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वो है 7 लाख। देखो सुनो मेरी बात, आपको सिर्फ अभी मैं इसका पहला सीन समझा रहा हूं, फर्स्ट सीन। याद है मैंने क्या लिखा था आपको? हमने लिखा था वेयर ROI इज मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसी कंपनी जिसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट से ज्यादा होता है, जब उसकी डेट कैपिटल बढ़ती चली जाती है तो उसकी अर्निंग भी बढ़ती चली जाती है। हम इस बात को पहले प्रूफ कर रहे हैं। जो दूसरी वाली बात है उसको आगे 3 एग्जांपल में प्रूफ करेंगे। अभी हम पहली बात को प्रूफ कर रहे हैं। क्या प्रूफ कर रहे हैं? अ कंपनी वेयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट, इट ऑलवेज गेट बेनिफिट इफ वी इंक्रीज द डेट कैपिटल। हमारी बात समझे? अ कंपनी वेयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच अ कंपनी इज पेइंग ऑन द डेट विल ऑलवेज इंक्रीज द इनकम इफ वी इंक्रीज द डेट कैपिटल। ये देखो इसमें डेट कैपिटल कितनी है? इसमें डेट कैपिटल, इसमें डेट कैपिटल बढ़ रहा है ना। ठीक है, तो चलो अब सबसे पहली बात तो ये है कि हमें इसमें करना क्या होगा, हमें इसको प्रूफ कैसे करना होगा। तो सबसे पहले तो आप निकालो इसके अंदर अर्निंग पर शेयर, निकालो फटाफट जल्दी से। सबसे पहले निकालो अर्निंग पर शेयर और उसमें लिखो आप, इसको करने का तरीका सबसे पहले लिखो आप अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कितना है आपके पास? 7 लाख। लिख दो कितनी है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, गिवन है कितनी है? 7 लाख। उसमें से फिर आप माइनस कर दो, सबसे पहले माइनस करो इंटरेस्ट। इसमें इंटरेस्ट कितना है इस केस में? क्योंकि कोई डेप्ट ही नहीं है, तो कितना आ गया? कितना आ गया? 7 लाख। सेम आ गया ना। इसमें से माइनस कर दो टैक्स। लो कितना आ गया? 30% इसका 2,10,000। अब निकालो कितना आ गया फटाफट माइनस करके, कितना है? ये आया अर्निंग आफ्टर टैक्स, इसे कहते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स। तीनों का निकाल दो जल्दी से, तीनों कंपनी का निकाल दो फटाफट। ये लो तीनों कंपनी का निकाल दो। आप निकल समझ गए ना क्या करना है? सबसे पहले अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 7 लाख माइनस इंटरेस्ट। अब इसमें माइनस इंटरेस्ट करना मालूम है कैसे निकलेगा इंटरेस्ट? देखो 10 लाख में 10% कितना हो गया? कितना? 1 लाख। माइनस कर दो 1 लाख, कितना आया? 6 लाख। फिर माइनस कर दो टैक्स विच इज 30%। 6 लाख का 30% कितना हो गया? 1 लाख। वहां छोड़ाएगा कैलकुलेटर। हे भगवान आज क्या होगा, लेकिन आज होगा क्या? दूसरे क्वेश्चन में तो करना है। 180, 6 में से 180 माइनस किया तो कितना आया? 4,20,000। ये क्या आ गया मालूम है आपको? अर्निंग आफ्टर टैक्स। ऐसे इस कंपनी का भी निकालो EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इस कंपनी का कितना है जी बताओ? 7 लाख। इसमें से माइनस कर दो इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट एक खर्चा होता है, एक्सपेंस है। बोलो कितना आया? 20 लाख पे। कुछ दिख रहा होगा, देखो भी आपको कुछ को दिखना भी स्टार्ट हो जाएगा। ये कितना आ गया? 5 लाख। इसमें माइनस कर दो टैक्स 30%। कितना? कितना आ गया? 350। इसे मालूम है क्या बोलते हैं? अर्निंग आफ्टर टैक्स। सर क्या आपने क्या बातें की है सर, कमाल कर दिया आपने। देखो है
पहली वाली में अर्निंग थी 490, वो कंपनी ने डेप्ट बढ़ाया, अर्निंग हो गई 420, कंपनी ने और डेप्ट बढ़ाया, अर्निंग हो गई 350, और आप कह रहे हो डेप्ट कैपिटल से अर्निंग बढ़ती है? उल्टी काम कर दिया आप। इधर देखो, सुनो मेरी बात, सुनो। आपका दिमाग क्या बोल रहा है कि कंपनी की अर्निंग घट रही है, देख रहे हो आप? इसकी अर्निंग कितनी है आफ्टर टैक्स, सब टैक्स देने के बाद? इसमें अर्निंग, इसमें अर्निंग। अब सुनो, बड़े हो जाओ, ये अर्निंग नहीं है, ठीक है जी। टैक्स कट गया, हो गया, टैक्स दे दिया, इंटरेस्ट भी दे दिया, टैक्स भी दे दिया, इंटरेस्ट भी दे दिया, टैक्स भी दे दिया, इंटरेस्ट भी दे दिया, टैक्स भी दे दिया। अब निकालो इसके बाद, इसके ठीक नीचे अर्निंग पर शेयर निकालो, EPS, अर्निंग पर शेयर। मालूम है कैसे निकालते हैं? अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय शेयर। नंबर ऑफ शेयर्स। कितने हैं इसमें नंबर ऑफ शेयर? 5 लाख। इसमें भी निकालो EPS, कितना? ये तो इसमें भी निकालो EPS, कितना है? 420। लो, अब मुझे निकाल के बताओ, ये कंपनी प्रॉफिट करे कि लॉस करे, जल्दी बताओ। रुक जाना। सर पहले कंपनी तो प्रॉफिट होती है, जल्दी निकालो, बता देना। आराम से, शांति। हाँ, तो कैपिटल शेयर की बात करूँ। Is the earning of the company only when the return on investment is more than the rate of interest on debt. बोलो, बुरी बात सुनो। मोर डेप्ट कैपिटल विल इंक्रीज द अर्निंग ऑफ द कंपनी। स्टॉप हेयर। चलो वापस, दोबारा वापस। मोर डेप्ट कैपिटल विल इंक्रीज द अर्निंग ऑफ अ कंपनी। स्टॉप हेयर। चलो वापस, तीसरी बात। मोर डेप्ट कैपिटल विल इंक्रीज द अर्निंग ऑफ द कंपनी। यस सर, समझ में आया। डेप्ट कैपिटल नील, अर्निंग 54,000 बने। डेप्ट कैपिटल 10 लाख, अर्निंग। डेप्ट कैपिटल 20 लाख, अर्निंग। समझ में आ गई पहली लाइन। मोर डेप्ट कैपिटल विल इंक्रीज द अर्निंग ऑफ द कंपनी। पहली लाइन समझ में आ गई। बट पढ़ो दूसरी लाइन। Only when the return on investment is more than the rate of interest on debt. वेरी गुड। When the return on investment is more than the rate of interest. Return on investment, 14%, rate of interest इसमें तो है ही नहीं। 10%, Return on investment, 14%, rate of interest, return on investment, 14%. rate of interest, दोनों बातें प्रूफ हो गई। यानी कंपनी की डेप्ट कैपिटल अगर बढ़ती जाएगी तो अर्निंग बढ़ती जाएगी, लेकिन साथ में एक कंडीशन है। द कंडीशन इज रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मस्ट बी मोर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कितना लगा के कितना कमाया। हमने इस कंपनी में कितना कमाया, कितना लगाया, वही तो निकाला। 7 लाख डिवाइड बाय 50 लाख इंटू 100। कितना लगा के कितना कमाया। जो कल हमने लगाया था ना, 2 कंपनियां थी ए और बी। ए ने 1.5 लाख कमाया और बी ने कितना कमाया था। हमने कहा कौन सी कंपनी अच्छी है, आपने कहा कौन सी है, आपने कहा था बी अच्छी है, लेकिन बाद में पता लगा कौन सी अच्छी है। क्यों? क्योंकि हमने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ही निकाला था कल के पहले चैप्टर को स्टार्ट करते ही। मालूम हमने क्या किया था? ए ने कितनी इन्वेस्टमेंट की थी? ए ने कितने पैसे लगाए थे? 10 लाख। और बी ने कितने लगाए थे? 10 लाख। तो हमने कहा कौन सी अच्छी है, याद है आपको? यही निकाला था मैंने, यही। कमाई डिवाइड बाय लगाई इंटू 100, नॉट लुगाई, लगाई। कमाई, सुनो इधर, वही कमाई डिवाइड बाय लगाई इंटू 100। कितना कमाया कितना लगाया, यही तो कर। ऐसे याद कर लो ना यार, पूरा यही सेम, एग्जैक्टली सेम। वही फिर गुच्चा उसके अंदर। इधर देखो, इधर सुनो, इधर गौर से मेरी बात सुनो। यही सेम, ओए सुनो, यही सेम फॉर्मूला। ए लड़की तो देख, यही सेम फॉर्मूला, एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला वी आर गोइंग टू रिवाइज अगेन इन चैप्टर कॉल्ड रेशियो एनालिसिस। यही सेम फॉर्मूला जहां पे मैं आपको सेम बातें लिखवाऊंगा। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स,
माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स, यू गेट अर्निंग आफ्टर टैक्स, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, यू गेट अर्निंग पर शेयर। बिल्कुल सेम एग्जैक्टली 100% सेम फॉर्मूला। पता वहां क्या होगा मालूम है? जब वो वहां निकालेंगे इक्वेशंस, आपको ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा और इंटरेस्ट दिया रहेगा। सर 5 लाख कौन सा है? कौन सा? इक्विटी कैपिटल 5 लाख इंटू 5 तो 50 लाख रुपए वो है। ये तो मैंने एग्जांपल दिया बेटा, ये तो इसको मिस कर दी। ये नहीं EPS वाली बात। तो उसके नीचे वाला बताना मुझे। 5 मेरे शेयर है। अर्निंग पर शेयर निकाल, अरे एको हम अर्निंग पर शेयर निकाल रहे हैं, अर्निंग पर शेयर्स। अरे सुनो, डिवेंचर होल्डर्स की इनकम नहीं बढ़ती है, शेयर होल्डर्स की इनकम हमेशा बढ़ती है। वेल्थ किसकी बढ़ती है? शेयर होल्डर्स की। डिवेंचर होल्डर को तो अपना इंटरेस्ट मिलता है और दफा कर दिया जाता है बाहर, शेयर होल्डर्स की तो इनकम बढ़ती है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं, जैसे जैसे कंपनी डेब्ट कैपिटल बढ़ाती जा रही है, अर्निंग पर शेयर बढ़ती जा रही है। और उसको प्रूफ करने के मैंने आपको एग्जांपल भी दिया। अगर इस कंपनी में आपके 5000 शेयर होते तो आपने कितना कमा लिया होता साल के लास्ट में, और इसमें होते तो, और उसमें होते तो किसमें सबसे ज्यादा कमाया? क्यों कमाया सबसे ज्यादा? क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा डेब्ट कैपिटल है। लेकिन साथ में एक कंडीशन और भी है, क्या? द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विच इज 14% हैज टू बी मोर देन, इसमें तो है ही नहीं, हैज टू बी मोर देन, हैज टू बी मोर देन। हेलो, बहुत डिटेल में समझा दिया मैंने, अब इससे ज्यादा नहीं समझा रहा हूं, ठीक है जी। चलो, आई मेरी बात समझो आपको। इसमें आपने कितना कमाया? 0.98। एक शेयर पे कितना कमाया? 1 रुपए से कम। अगर आपके 5000 शेयर थे, 10 रुपए का शेयर था, तो अब कितने का हो गया? 10.98। इसमें कितना कमाया? 1.05, यानी 10 रुपए का शेयर बढ़ के कितने का हो गया? 11.05। इसमें कितना कमाया? 1.16, यानी 10 का शेयर बढ़ के कितने का हो गया? 11.6। जिस कंपनी की डेब्ट कैपिटल बढ़ती चली गई, आपकी कमाई उस कंपनी में बढ़ती चली गई, क्योंकि डेब्ट कैपिटल इज अ चीप सोर्स ऑफ कैपिटल। बट ओनली वन कंडीशन हैज टू बी देयर विद इट, दैट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हैज टू बी मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट विच अ कंपनी इज पेइंग ऑन द डेब्ट। अब इसी को हम उल्टा करके पढ़ते हैं, इसी चीज को। ये समझ में आ गया? आओ इसके फिर पलटो, नेक्स्ट पेज पे चलो, आ जाओ नेक्स्ट पेज पे आओ, फिर 3 एग्जाम्पल लिखो जल्दी से। बात ये तो कोई 6 नंबर में आता भैया, मैं पहले बता रहा हूँ, ऐसा सेम 6 मार्क्स रूल ऐसे बना के आना, ठीक है? आ जाओ, कोई बात नहीं, एक कर लेते हैं, आ जाओ। क्या? पूरा मिटाने के बजाय से इंटरेस्ट रेट 15 कर दो। नहीं, पूरा नहीं, पूरा लिखेंगे दोबारा से, कोई बात नहीं, बहुत टाइम बहुत है हमारे पास, हमारे पास है ही टाइम, और है नहीं हमारे पास इसके अलावा। अच्छा चलो, ऐसा एक काम करते हैं, नहीं एक काम करते हैं, इसी को ऐसे रख देते हैं, बस ये हटाते हैं। सर आपने हटा दिया? नहीं, हाँ सर, हमें तो पूरा लिखना है। हाँ लिखो ना, आप तो लिखो, मैं हटा रहा हूँ, आप लिखो, मैं हटा देता हूँ ये जल्दी से। जब आन दो बच्चे को, हम भी बच्चे ही हैं। बच्चे आगे देखो, जब कुछ सीरियस चल रहा हो ना, जब कुछ सीरियस हो, प्लीज ये ड्राइवर जी मत किया, ये कुत्ते खाने तब मत किया जब सीरियस चल रहा हो, ठीक है? नहीं जब जिंदगी जो है ना, फिर मैं बोलूंगा कुछ इलीगल सा, ऐसा नहीं है। सर नशे के illegal हैं? ये बस समझना कि तुम्हें आती है, सिर्फ मुझे तो कड़ी खतरनाक आती है। हाँ ऐसा क्या, एक दिन दूंगा एग्जाम्पल, आइए अकेले में। किसने एग्जाम्पल मांगा? और ये भी शर्त देता हूँ, अगर तू जीत गया तो मैं गुलाम। यूवी को भी चाहिए। कोई पूछ रहा है किसको चाहिए? मैं कोई पेड़ से नहीं गिरा हूँ, ऐसे ही आया हूँ तुम्हारे इस रास्ते से, ठीक है? इसीलिए क्या पता, बस बातें नहीं।
लो अब पता क्या है, तीनों हेलो हेलो नॉनसेंस। सर आप गाली नहीं दोगे ना, ये बहुत काफी है आपका। नॉनसेंस बात हो गया कसम से। मैं कुछ काम की बात कर रहा हूँ और आप मजे कर रहे हो। आ जाओ, दूसरी कंपनी के अंदर हम क्या करते हैं, सर 1 मिनट लिखने में टाइम लग रहा है। ये भी 3 लाख बिल्कुल सेम रखते हैं, लेकिन 3 लाख और इसको भी बिल्कुल सेम रखते हैं और घटा के कर देते हैं 3 लाख। देखो अभी देखो कितना बड़ा फर्क पड़ने वाला है। देखो सुनो, जल्दी लिख लो यार प्लीज, जल्दी लिख लो। सर बिल्कुल सेम है यार, सब कुछ सेम रखा है, बस अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स घटा के मैंने 3 लाख कर दिए और कुछ भी नहीं किया। हमें तो कहना है। हाँ लिखो, जल्दी से लिखो फटाफट। ये लो, अर्निंग पर शेयर भी निकाल देता हूं। ये कितना आया, 21 डिवाइड बाय 50, ये आया 0.42। चलो आ जाओ, इसको देखते हैं। व्हाट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जल्दी बोलो मेरे के साथ, बोलते रहो। कितनी, व्हाट इज इंटरेस्ट, 1 मिनट, इंटरेस्ट कितना है, 10 लाख पे 10% कितना, 10 लाख में ये है ना 10 लाख है ना डेब्ट कैपिटल, तो कितना बच गया 2 लाख। उस पे टैक्स कितना है 30%, 2 लाख का 30% कितना हो गया, जल्दी बोलो कितना, 60,000। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आया, 1,40,000। अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए क्या करेंगे, 1,40,000 डिवाइड बाय, बहुत सिंपल है यार, इतना नहीं हार्ड। ठीक है, कट गया। बोलो 14 डिवाइड बाय 40 कितना आ गया, 0.35। कितना आया, 0.35। आ जाओ इसकी बात करते हैं। व्हाट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बोलो कितना है, 3 लाख। इसमें इंटरेस्ट कितना आएगा बताओ, 20 लाख के ऊपर 30%, जल्दी बोलो, 20 लाख के 20 लाख में 10% कितना आया, कितना बचा, 1 लाख। ओके, टैक्स कितना कटेगा 1 लाख में 30%, तो कितना बचेगा, 70,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 3 लाख। तो कितना बचा, 7 डिवाइड बाय 30, 0.23। हेलो, बस आ जाओ, सुनो मेरी बात गौर से। अब पहले वाले 3 एग्जाम्पल और इन 3 एग्जाम्पल को एक बार गौर से समझो। देखो पहले वाली कंपनी की डेब्ट कैपिटल कितनी थी, दूसरी कंपनी की, 10 लाख। वो तो है, अबे उसको पीछे 2 है, वो खाली इस ऐसे मत करो। सुनो बस बस बस, यू भी बस कर यार, इधर आ जाओ, ये देखो, बैठ जाओ शांति से, इधर इधर शांत, हेलो शांत होके इधर देख लो, नॉनसेंस। तुम्हारे लिए समझा रहा हूँ, तुम्हारे लिए, मेरे को समझ में नहीं आएगा, मुझे मालूम है। इधर देखो, पहली कंपनी में डेब्ट कैपिटल कितनी थी, दूसरी में, तीसरी में, डेब्ट कैपिटल बढ़ रही है ना, डेब्ट कैपिटल लगातार बढ़ रही है। ओए शांत यार, 1 मिनट, डेब्ट कैपिटल लगातार बढ़ रही है, डेब्ट कैपिटल लगातार बढ़ रही है, लेकिन अर्निंग पर शेयर तीनों कंपनी में घट रही है। देखा आपने, इसकी अर्निंग पर शेयर कितनी है, इसकी अर्निंग पर शेयर और इसकी अर्निंग पर शेयर। आपने एक बात नोट की, द अर्निंग पर शेयर इज डिक्रीजिंग बट द डेब्ट कैपिटल इज इंक्रीजिंग। हमने अभी एक बात पढ़ी, इफ अ कंपनी टेक मोर मनी एज अ डेब्ट कैपिटल, the earning per share of that company always increase, but one condition was there. क्या condition? The return on investment has to be more than the rate of interest. सुनो, what is the return on investment of this company? आओ निकाल के देखते हैं। Return on investment of this company is what? 3 लाख divide by 50 लाख into 100 कितनी है, 6%। इसकी कितनी आएगी, सभी की सेम ही है। इसकी कितनी आएगी, देखा, जैसे ही कंडीशन टूटी सारा काम खराब हो गया। मालूम, द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज,
if the return on investment is less than the rate of interest on debt, even though the company is increasing the debt capital. इसका मतलब there is only one condition, only and only one condition. If a company want to improve its earning per share, company has to take more debt capital, but keeping in mind that return on investment has to be more than the rate of interest. Otherwise it is not possible. अब ये कैपिटल स्ट्रक्चर का पूरा एक एग्जाम्पल 6 मार्क्स का 10 में से 3 साल ले आया 3 बार। और सच्ची बोलूं मैं आपको, कोई भी किताब के अंदर है नहीं, सिर्फ पूनम गांधी को छोड़ के, और किसी किताब में ये है नहीं। मैंने बहुत सारी बुक, अभी मेरे सामने 3 बुक्स पढ़ी हैं, मैंने तीनों बुक्स में देखा और किसी किताब में इसको समझाया नहीं गया, सिर्फ एक पूनम गांधी की किताब को छोड़ के। उस बुक में इसको एक्सप्लेन किया गया सही तरीके से कि ये है क्या, 6 एग्जाम्पल्स के साथ। आपने इसको 6 एग्जाम्पल के साथ कंफर्म किया और मालूम है सब कुछ कंफर्म करने के बाद जो आपने निचोड़ निकाला ना, इस पूरे का निचोड़ निकाला कैपिटल स्ट्रक्चर का। एक कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर तभी फायदेमंद है अगर उस कंपनी में डेब्ट कैपिटल ज्यादा है, यानी उधार का पैसा ज्यादा है। लेकिन उसके अंदर भी एक कंडीशन है, क्या? डेब्ट कैपिटल ज्यादा होने के साथ साथ जो दूसरी कंडीशन है वो क्या है? दैट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हैज टू बी मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हैज टू बी मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, अदरवाइज द कंपनी विल नॉट गेट प्रॉफिट। कंपनी की अर्निंग पर शेयर नहीं बढ़ेगी, चाहे कंपनी डेब्ट कैपिटल बढ़ा ले। यानी फिर अगर आपसे अब 1 नंबर में पूछा जाए, इफ द ROI मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इज लेस देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द कंपनी इज टेकिंग मोर एज अ डेब्ट कैपिटल, द इनकम विल इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज। पूरा 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, पूरे एग्जाम्पल के साथ आपको यही 6 एग्जाम्पल बनाने होते हैं, ऐसे ऊपर एग्जाम्पल्स और नीचे इसकी कैलकुलेशन। यही सेम काम हम सीखेंगे अब रेशोनेसी के चैप्टर के अंदर, जब हम निकालेंगे ROI, ये भी आएगा और EPS ये भी आएगा। लेकिन उस चैप्टर में हम EPS नहीं निकालते, हमें ROI निकालना तो सिखाया जाता है। ROI निकालने का फॉर्मूला क्या है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय टोटल कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय 100, यही है ना फॉर्मूला। लेकिन वहां ये नहीं सिखाया जाता EPS उस चैप्टर में। अर्निंग पर शेयर, हम अर्निंग पर शेयर से कंपेयर कर रहे हैं। यानी अब देखो यहां 0.42, यहां 0.35, यहां 0.23 घटती चली जा रही है अर्निंग पर शेयर। कंपनी डेब्ट कैपिटल बढ़ा रही है लेकिन अर्निंग पर शेयर घट रही है। रीजन? ये कितने परसेंट आ गई? पिछले एग्जाम्पल में कितने परसेंट थी? और 14% ज्यादा होता है किससे? 10% से। तो आपकी अर्निंग क्या हो रही थी? यानी इसका मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेब्ट कैपिटल के बढ़ने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है सिर्फ एक चीज से, और वो क्या है? ROI। कितनी इंपॉर्टेंट रेशियो हो गई है ROI। समझे आप मेरी बात? ये थी आज की क्लास के अंदर आपके साथ, बस इतनी ही बात कर रही। चलो कल आगे करेंगे, बस खत्म कर दिया हमने टॉपिक कैपिटल स्ट्रक्चर।